चलो, तो शुरू कर लेते हैं। अभी ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की जो मैंने क्लास ली है उन्हीं सभी के रिकॉर्डेड क्वेश्चनों का रिवीजन है। तो रिवीजन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहले जीके है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस समय कृषि मंत्री हैं कैबिनेट में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के न्यायालय मध्य प्रदेश के न्यायालय जो स्थापित है वो है जबलपुर में, और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में महाकुंभ जो मेले का आयोजन होता है वो उज्जैन जिले में होता है और क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। ध्यान रखेंगे। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी में जबलपुर भेड़ाघाट जलप्रपात बनता है। याद रखिए, जबलपुर के किनारे नर्मदा नदी निकलती है तो वहीं पर बसा हुआ है। याद रखिए। केन बेतवा लिंक परियोजना कैसी परियोजना है? ये नदी जोड़ो परियोजना है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को उद्घाटन किया है, और ये खजुराहो से हरी झंडी दिखाई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम जो था वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसका अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरे भारत देश का पहला प्राइवेट स्टेशन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने कराया था। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 55 जिले हैं, और यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज रखा हुआ है कि 53वां जिला कौन सा है। मऊगंज जिसे रीवा से अलग किया गया है 54वां जिला। मैहर जिसे अपने सतना जिले से अलग करके मैहर को बनाया गया है। और 55वां जिला पंढूरना है जिसे छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा अभी पंढूरना के अलग होने से पहले सबसे बड़ा जिला था, अब लगभग सागर को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, और 10 संभाग में एक एक ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है। उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। डोढ़न बांध के नदी पर है, और याद रखेंगे कि ये डोढ़न बांध चर्चा में इसलिए क्योंकि केन बेतवा लिंक जो परियोजना है उसी से संबंधित है, और छतरपुर जिले में स्थापित है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो मूर्ति है वो है 182 मीटर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, और गुजरात के केवड़िया जिले में स्थापित है। याद रखें। कर्क रेखा कर्क रेखा 2 क्वेश्चन याद रखना है कर्क रेखा से। एक तो ये कि 14 जिलों से होकर के जाती है, और दूसरा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो याद रखेंगे। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, महाकुंभ। अभी करंट से अगर देखें जो प्रश्न बन सकता है तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन रहा है। प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, जिसमें अदृश्य नदी है सरस्वती नदी। गंगा और यमुना को साक्षात देखा जा सकता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम है, और इसमें 6 शाही स्नान बताए गए हैं। 13 तारीख पहला है, दूसरा 14 तारीख को है, फिर 29 तारीख को मौनी अमावस, 3 फरवरी को है, फिर 12 फरवरी को है, और लास्ट 26 फरवरी को महाकुंभ शाही स्नान खत्म होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, संथाल जनजाति से आती हैं, और ये पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। तो याद रखेंगे कि महिलाओं में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। फिर मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है उन्हें देखेंगे। राज्य का नाम मध्य प्रदेश, इसे किन नामों से जाना जाता है? हृदय प्रदेश के नाम जाना जाता है, सोया राज्य के नाम से जाना है क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा है।
होता है, पैदावार होती है। नदियों का मायका भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और साथ ही चीता स्टेट भी है, और तेंदुआ भी पाया जाता है, तो तेंदुआ स्टेट भी है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही मिल जाएंगे, और आठ आठ नेशनल पार्क हो गए हैं। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय जो अपने टाइगर टाइगर रिजर्व तो ठीक है, आप आज 8 राष्ट्रीय नेशनल पार्क याद रखेंगे। राजधानी भोपाल है। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। मुख्य भाषा, कार्यकारी भाषा, जो सरकारी भाषा मुख्य भाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह चिन्ह देख लेंगे क्या है? 24 सांची स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिस पर गेहूं और धान की बालियां निरूपित हैं। राजकीय फसल, राजकीय फसल क्या है? राजकीय फल, राजकीय फल आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे, मैगीफेरा इंडिका। राजकीय पुष्प, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प सफेद लिली है, लिलियम कैंडिडम, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, याद रखेंगे। राजकीय पशु बारहसिंगा है, रुसर्वस डुबा शैली बोलते हैं, यहाँ भी याद रखेंगे। और राजकीय पक्षी दूधराज शाही बुलबुल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस रहते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद, वटवृक्ष बोलते हैं, फाइकस बैंगलेंसिस। और राजकीय मछली महासीर, टौर, टिटियारा, याद रखेंगे। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य राई है, और राजकीय नाट्य माछ है। तो पहले नृत्य याद रखेंगे, नृत्य मतलब राई। तो जब राई याद रहेगा तो नाट्य अपने आप याद आ जाएगा कि माछ होता है। मालवा का लोकनाट्य है, और बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है राई। राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय फसल सोयाबीन याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल, राजकीय खेल जो है, राजकीय और राष्ट्रीय में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राजकीय मतलब राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, और राष्ट्रीय फिर भारत देश में हो जाएंगे, तो वो चिन्ह अलग है, और ये राजकीय चिन्ह है, ये राज्य के हैं। थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं तो दिमाग में अगर भूल गया तो फिर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे। राजकीय खेल मलखम्ब, और राजकीय पक्षी सॉरी राजकीय नदी नर्मदा, और इसे नर्मदा को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। राजकीय गान याद रखेंगे, सूखा दाता सबका साथी सूखा, यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल तो नहीं आएगा, फिर भी याद रख सकते हैं, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर में। विधानसभा सीटें 30 है, लोकसभा सीटें 29 है, और राज्यसभा सीटें 11, याद रखेंगे। अब ये है राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह भारत देश में जो भी हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, अभी 26 जनवरी भी थी, कल ही थी, तो याद रखेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में सफ़ेद कलर की जो पट्टी होती है उस पर अशोक चक्र बना हुआ है, और उसमें अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई के अनुपात में आएगा, तो 2:3, और यदि लंबाई अनुपाते चौड़ाई रहे, लंबाई अनुपाते चौड़ाई रहे, तो फिर यहाँ पे याद रखेंगे कि 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान जनगण मन, इसे 52 सेकंड लगते हैं गाने में, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान को गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय। और राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, भारत रत्न पीपल का पत्ते शेप में रहता है, तो याद रखेंगे। कोई किसी तरह की राशि नहीं दी जाती है भारत रत्न के लिए, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और वंदे मातरम को लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन, राष्ट्रीय मछली याद रखेंगे डॉल्फिन, आ सकता है क्वेश्चन में। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड हॉकी में भारत देश के आए हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय खेल अपना लिया गया है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वट वृक्ष, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है,
ये भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय नदी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, कभी कभी कहीं पे भी 2510 किलोमीटर भी देखी जा सकती है। दोनों राइट आंसर है। राष्ट्रपिता, हाँ, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय दिवस है, देख लेंगे हमारे पास दिवस क्या क्या है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ भारत देश। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, जो कि अभी कल ही मनाया गया 26 जनवरी 2025 का। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर मनाया जाता है। इसी में भारत देश से संबंधित जो भी अभी और कुछ जीके हैं जो महत्वपूर्ण हैं। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी जी हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, और राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो है हमारा है शक संवत। लता मंगेशकर का संबंध याद रखेंगे संगीत से है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है, इनका यही जन्म हुआ था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और एक और याद रखे रहो, जो राष्ट्रीय योग दिवस है, वो होता है 21 जून को। याद रखेंगे 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस होता है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। यहाँ पर क्रांति है, कभी अगर नया क्वेश्चन बनने की संभावना है तो यहाँ से बन सकता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। ध्यान रखेंगे, जैसे जितने भी गेहूँ, ये सब चना वगैरह जो भी उगाया जाता है, सोयाबीन वगैरह सब हरित क्रांति में आता है, तो याद रखेंगे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली या मत्स्य उत्पादन से है। अब कुछ मिट्टियों में पैदावार का जो खेती होती है, किसमें सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, वो देख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन आ जाए। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन, ये याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूँ, दलहन और सब्जियाँ, ये सब जलोढ़ मिट्टी में जल के द्वारा लुढ़का करके जो मिट्टी लाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में चावल भी होता है, इसमें रागी, तंबाकू और मूंगफली सबसे ज़्यादा। जब अब यहाँ पर हमने जो देखना है वो कौन सा जिला या कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस किए। जैसे जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। कभी कभी ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसे इंग्लिश में इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन ज्ञानोदय में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि जबलपुर सिटी विच रिवर इन द बैंक। तो याद रखें बैंक मतलब किनारा होता है, तो किस किनारे है, तो जबलपुर। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ था कि जो उज्जैन शहर जो है, उज्जैन जिला जो है वो किस नदी के किनारे है, वो इंग्लिश में ही क्षिप्रा नदी क्लिक करना था। तो याद रखे रहेंगे कि कभी कभी इसको इसी हिंदी को मतलब इंग्लिश वाले जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें चैप्टर बना करके जो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है किस नदी किनारे है। तो इंग्लिश भी हमें याद रखने की, इंग्लिश में कहीं पूछ ना ले। अब छोटे बच्चे 5वीं क्लास पढ़ते हैं, भूल गए, इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर नहीं बनेगा। तो पहले से अलर्ट रहे कि इसकी किसकी मीनिंग क्या लिखी हो। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। आगरा यमुना नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, और कोलकाता हुगली नदी किनारे है। लखनऊ गोमती नदी किनारे है, और श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, अपने गाँव वाला नहीं है। भोपाल, भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, याद रखे रहेंगे। भोपाल झीलों का शहर है, झीलों का शहर। इसमें भोपाल में एक याद रखे रहना, बड़े तालाब के नाम से फेमस जो है भोपाल। भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए याद रखे रहेंगे। सांची बौद्ध स्तूप, कटनी, कटनी को किस नाम से, कटनी चूड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर तानसेन नगरी है। नदी वाले क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं। यहाँ से किस शहर को किस नाम से जाना जाता है अपने मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पर लिखा गया है।
कटनी को चूना नगरी क्योंकि यहाँ पे चूने का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ग्वालियर को तानसेन नगरी, तानसेन जी का जन्म भी यहीं हुआ था ग्वालियर में। मैहर, मैहर संगीत नगरी, मैहर, मैहर संगीत नगरी, मैहर को सतना से अलग करके बना दिया गया है। रीवा, सफ़ेद शेरों सफ़ेद शेर यहीं पे पहली बार पाया गया था, मोहन जिसका नाम था, याद रखेंगे रीवा सफ़ेद शेर की भूमि। पन्ना, पन्ने में हीरे का खनन होता है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट, मैग्नीज, मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इसलिए मैग्नीज नगरी बोलते हैं। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और याद रखेंगे अपने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है महाकाल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और दूसरा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा नर्मदा नदी किनारे। दोनों में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और याद रख लेना कि जो ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन है इसके इसी क्षिप्रा नदी किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 2028 में होना है, 2028 में होना है, अभी तो प्रयागराज में चल रहा है 2025 का। प्रयागराज इलाहाबाद दोनों एक ही नाम है और 2028 में जो आएगा वो उज्जैन में आएगा। उज्जैन का जो महाकुंभ होता है वो सिंहस्थ होता है, तो याद रखेंगे कि सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में होता है। पचमढ़ी, पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, याद रखे रहेंगे किस जिले में है, तो ये नर्मदापुरम जिले में, याद रखें पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में है। नर्मदापुरम जिला जो है होशंगाबाद का नया नाम है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे होशंगाबाद का नया नाम जो है नर्मदापुरम है, याद रखेंगे। भारत भवन भोपाल में स्थित है, इसलिए इस तरह से ये तीसरी क्लास आपके सामने। तो कुछ पर्यावरण साइंस से कुछ क्वेश्चन हो जाए, यहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रहों संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। देख लेते हैं। तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। गैलेक्सी इंग्लिश में हो जाएगा। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है, याद रखेंगे। सूर्य एक तारा है। तारा और ग्रह में याद रखेंगे, ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है और सूर्य जो तारा होता है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, तो सूर्य के पास खुद का स्वयं का प्रकाश है, इसलिए तो सूर्य एक तारा है, याद रखेंगे। और मैंने ये जो क्रम लिखा हुआ है ये इनके आकार के अनुसार भी लिखा हुआ तो है या नहीं है, लेकिन इस बात का ये ध्यान रखेंगे कि जिस स्थिति में ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिस पोजीशन में है, उसी तरह मैंने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। बुध सूर्य के सबसे पास है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। यहाँ पर ठीक से देख सकते हैं, यह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण और फिर वरुण। तो वरुण सबसे लास्ट है, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि अंतिम ग्रह सौरमंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण। इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, याद रखिए। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस, तो हो सकता है नाम सीधे लिखा रहे कि यूनेरस यूरेनस। यूरेनस किस ग्रह का नाम है, तो अरुण का नाम यूरेनस, वरुण का नाम नेपच्यून, इस तरह से याद रखेंगे इनका ऑर्डर। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रयान-3 मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो याद रखे रहेंगे हाल ही में चंद्रयान-3 किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो भारत देश के द्वारा भेजा गया है। और किस जो हमारी एजेंसी है उसका नाम है इसरो, तो इसरो याद रखे रहेंगे, इसरो के द्वारा भेजा गया है, सैटेलाइट है चंद्रयान-3, वो भारत देश का है। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, अभी मैंने बताया है कि जो सबसे लास्ट में है वो है वरुण। यहाँ पृथ्वी के सबसे निकट पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा, जैसे पृथ्वी यहाँ पे है तो या तो मंगल भी इधर है और इधर शुक्र है, तो दोनों में से पास कौन से, तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल ग्रह है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, हरा ग्रह वरुण को कहते हैं और पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की जैसी ही दिखती होगी इसलिए पृथ्वी की बहन शुक्र। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से लिख लेना है और कंटेस्ट कर लेना है। तुम लोगों के मम्मी पापा बोल रहे थे कि लड़के लिख नहीं रहे हैं, तो इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी लिखना चाहिए और लिख ही डालो, क्योंकि आज नहीं तो कल
ये तुम्हें छठवीं, 7वीं, 8वीं में कहीं न कहीं पढ़ने को मिलेगा, तो पहले से पता रहेगा और यदि ये याद भी रहेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है, हो जाना चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तो होगा। इसलिए ध्यान रखें, पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, साँझ का तारा शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, याद रखेंगे। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो जो सबसे लास्ट में होगा वही ठंडा है, तो वरुण याद रखेंगे। सूर्य के निकट ग्रह, सूर्य के निकट है बुध, सूर्य के निकट है बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण, सूर्य सबसे सबसे दूर वरुण। यहाँ से प्रश्न आता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ लिखा भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखना है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अगला पॉइंट है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च ऑप्शन में होगा, 23 सितंबर ऑप्शन में होगा, तो आ और बा दोनों, यदि दोनों में से कोई एक हो तो जो हो उसे लगा देना। 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखना है, एक गर्मी के तरफ दिन होता है और एक ठंड की तरफ होता है। सितंबर में जैसे ठंड शुरू होने वाली होती है और इधर भी गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है, तो इन्हीं दोनों को याद रखें, दिन रात बराबर होते हैं। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड या 20 सेकंड, कहीं भी 18 या 20 लिखा हो सकता है, तो याद रखेंगे 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी ग्रह के चारों ओर बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, तो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है और बृहस्पति ग्रह ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखेंगे। थोड़ा सा रसायन विज्ञान की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अम्ल क्रिया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को, सॉरी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, याद रखे रहें। अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम धातु ज्वलनशील धातु है, इसलिए याद रखेंगे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं और इसे अम्लराज भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा जो होता है वो होता है H2SO4। आर्गन गैस, आर्गन गैस को बलून में भरा जाता है, बलून में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो है आर्गन गैस, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी की क्रिया से पौधों में भोजन वृद्धि और विकास होती है, इसी से पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पत्तियों में यह क्रिया कहाँ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों में होती है, याद रखना। मेढक, मेढक उभयचर जीव है और सांप सरीसृप है, तो सांप याद रखे रहेंगे, ये सांप पसलियों द्वारा, जब सांप के पैर नहीं होते पसलियों द्वारा चलता है। मेढक उभयचर है, उभयचर मतलब पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। मछली श्वास कैसे लेती है, तो गलफड़ों से लेती है, याद रखना है। और क्या पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन रहती है उसी से वह श्वास लेती है, जैसे हम लोगों को वायु में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, वैसे ये पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। वायुमंडल, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है सबसे अधिक है, 78% है, याद रखिए। ओजोन परत, ओजोन परत है क्या, ओजोन परत मैं बता दूं कि जो ओजोन मंडल है, आयन मंडल है जो, उसमें पाई जाने वाली एक परत है जो सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना है कि कौन सी परत है जो हमारे पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की रोशनी जो है, पराबैंगनी किरणें उनसे रक्षा करती है, तो ये ओजोन परत है। पृथ्वी पर 71 भाग पर जल है और 29 भाग पर स्थल है, तो याद रखिए। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, जो आपके विटामिन है और विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। वैज्ञानिक नाम याद हो या ना हो, विटामिन का नाम और होने वाला रोग याद होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अब विटामिन डी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, भोजन से तो लेते ही हैं जनरली, लेकिन सूर्य की प्रकाश जो होता है हमारा सुबह का, सुबह है 6 बजे से लेकर के 7 बजे 8 बजे तक का जो सूर्य की रोशनी होती है, उससे विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बना नपुंसकता रोग होता है। विटामिन के,
विटामिन के जैसे नहीं कहते किसी किसी का खून यदि चोट लग गई तो उसका खून रुकता ही नहीं है। याद रखे रहेंगे विटामिन के की कमी से जो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता, और जब ये थक्का नहीं जमेगा तो फिर ब्लड रुकना बंद नहीं करेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड इस दोनों का इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और पानी का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होते हैं। याद रखेंगे इनके नाम। रेटिनॉल पढ़ लेना। रतौंधी रोग, इसमें आंखें धुंधलापन देखने लगता है और धीरे धीरे रोशनी चली जाती है। वेरी वेरी थायमिन हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, तो याद रखेंगे। और एक याद रखना है कि आयोडीन की कमी से होता क्या है, तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, घेंघा, आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। चलो अब समय के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो समय में जैसे मैंने ये बताया कि वहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह का इंग्लिश में पूछा गया था कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक इन आ, तो इस तरह से तो 1 वीक डेज बताना है, तो 7 डेज होते हैं। तो वही इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी तो इंग्लिश में मैंने दोनों तरफ दोनों चीज़ें लिखी। ऐसा नहीं कि हिंदी छोड़ देना, पता चले कि हिंदी में आपको बनता रहे और इंग्लिश में आप लिख ही नहीं पाए, तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा लिखे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1 ईयर 12 मंथ। अब 12 हो सकता है वहाँ इंग्लिश में TW अगर 12 करके लिखा रहे, तो याद भी रखना है कि वहाँ इंग्लिश में 12 लिखा हो सकता है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो याद रख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी सब पता होना चाहिए। एक वर्ष में 12 महीने, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष 366 दिन और सामान्य वर्ष में 365 दिन। अब 365 दिन है, ये भी याद रखना, 365 दिन है, इसका मतलब फरवरी जो है वो 28 की है। और यदि 366 दिन है तो ये एक दिन जो एक्स्ट्रा हुआ है ये 29 की फरवरी हो जाती है, तो ये याद रखना है। लीप वर्ष में 29 की फरवरी, सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी, और सामान्य वर्ष अगर है तो 365 दिन एक वर्ष में होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, और वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। और एक दिन में 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में मैंने रख के लिखा हुआ है, हो सकता है वहाँ क्वेश्चन किस तरह का आ जाए। इन अ वीक, और खाली स्थान डेज लिखा रहे, ऑप्शन ढूंढना है। तो एक वीक, अभी वीक अगर आपको यही नहीं पता, सप्ताह को इंग्लिश में वीक कहते हैं, दिन को डेज कहते हैं, महीने को मंथ कहते हैं, ईयर वर्ष को ईयर कहते हैं, तो फिर हो सकता है क्वेश्चन नाम है, तो याद रखेंगे। कोण से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर अभी नवोदय में भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद रखेंगे कोण से संबंधित एक क्वेश्चन है। ये जितने भी हैं यहाँ में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से याद रखिए। शून्य कोण जो होता है वो इस तरह से होता है, शून्य कोण तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूछेगा कि 0 से 90 के बीच में कोण है उनको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 के बीच का कोण जो होता है न्यून कोण होता है। समकोण, समकोण किस तरह कोण होता है, समकोण 90 डिग्री कोण होता है। अभी नवोदय में एक पेपर आया था कि अगर शाम का 6 बजा हुआ है तो कौन सा कोण बनेगा, 6 बजेगा तो इस तरह से जो बड़ी वाली सुई है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो छोटा वाला कांटा यहाँ 6 पे रहेगा और बड़ा वाला कांटा यहाँ 12 पे रहेगा, तो आपका जो कोण बनेगा वो ये वाला बनेगा कोण, और ये होता है सरल कोण 180 डिग्री का। तो याद रखें, हो सकता है अब अगला क्वेश्चन किस तरह से बन जाए कि घड़ी में 3 बजा हुआ है, अगर घड़ी में 3 बजा हुआ है तो इस तरह होगा, फिर छोटा वाला 3 के पास होगा और बड़ा वाला 12 के पास होगा। तो जब घड़ी में 3 बजा रहेगा तो कौन सा कोण बनेगा, तो यहाँ बनेगा समकोण। इस बात का ध्यान रखे रहेंगे। 3 बजा रहे, 9 बजा रहे तो समकोण, 12 बजा रहे तो जीरो कोण। अगर 12 बजा हुआ है तो जीरो कोण, क्यों, क्योंकि छोटा वाला भी काटा और बड़ा वाला भी काटा दोनों यहीं पे रहेंगे, तो जीरो कोण बनेगा। और 9 बजा है या 3 बजा है, तो समकोण 6 बजा है
तो फिर 180 का कोण बनेगा, याद रखेंगे। इस तरह के 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और 90 से 180 के बीच का कोण है तो वो अधिक कोण कहलाता है, ये भी याद रखना है। रिजिव कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। सरल कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। रैखिक कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। संपूर्ण कोण जो होता है वो इस तरह का होता है, पूरा एक बार राउंड अगर घूम गया है तो वो होता है संपूर्ण कोण। पूरक कोण से इस बार मेरा ये गेस था कि पूरक कोण अगर पूछना हो तो पूरक कोण पूछ सकता है। पूरक कोण का मतलब ये है कि अगर 2 कोण हैं और उनका योग 90 डिग्री हो जाता है, 2 कोण अगर जोड़ें उनका योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे मैंने 45 डिग्री का पूरक कोण पूछा तो कैसे निकालेंगे? अगर 45 डिग्री एक कोण हो गया, अब दूसरा कोण कितना है कि दोनों का योग 90 हो जाता है, इसमें क्या करेंगे? एक कोण को 90 में जाकर के माइनस कर देंगे। तो जो दिया रहे उसे 90 माइनस कर देना, कब? जब पूरक कोण पूछे तब। तो पूरक कोण में 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो अगला जो आएगा 45 डिग्री। अगर मान लीजिए मेरे पास प्रश्न है कि 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो अब हमें नहीं पता 36 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, तो आपको क्या करना है? 90 डिग्री में माइनस कर देना है 36 डिग्री। तो कितना आएगा बता दो जल्दी से। 10 में 1 जाएगा तो 4 आएगा, और 8 में 3 जाएगा तो 5 आएगा। तो 54 डिग्री जो है ये किसका पूरक कोण? ये 36 डिग्री का पूरक कोण 54 डिग्री हो जाएगा। चलो, समपूरक कोण। इसी तरह समपूरक कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 120 डिग्री का समपूरक कोण, 180 में 120 माइनस कर देंगे 60 डिग्री इसका समपूरक कोण हो जाएगा। चलिए आगे। तो ये आज का अंतिम स्लाइड है, 8वां पन्ना है, याद रखे रहेंगे। दूरी संबंधित, देखो वहां पर क्वेश्चन में दूरी से संबंधित प्रश्न आ सकता है, बहुत ध्यान से रखेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सारी जो इकाइयां हैं इन्हें ही दूरी में मापा जाता है, मतलब डिस्टेंस रहती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 होते हैं। मतलब मिलीमीटर, वहाँ पर हो सकता है इंग्लिश में लिखा है तो आपको याद रखना है कि मतलब मिलीमीटर। अब क्वेश्चन ये आया था कि 2 मीटर को 2 मीटर को सेंटीमीटर लिखिए, 2 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो हमें 1 मीटर का पता होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन मान लो कभी उल्टा आ जाए कि 50 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो सबसे पहले आपको ये वाला रिलेशन याद रखना होगा, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर यही के संबंध है। अब उसने बोला 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आप सबसे पहले निकालिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर निकालना तो 100 को इसके बटे लाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1 के बटे 100 मीटर। ये अब 50 सेंटीमीटर का पूछा है तो इधर गुणा करेंगे 50 का, जब 50 सेंटीमीटर जब इस पक्ष में 50 से गुणा हुआ तो यहाँ भी हो जाएगा 50 बटे 100, 50 बटे 100, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब हो सकता है वहाँ काट के रखा हो तो लिख देना 50 एक कम 50 और 50 दूनी 100, तो वहाँ पर 1/2 मीटर या फिर 0.5 मीटर हो सकता है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। क्षेत्रफल की इकाई हो सकता है, क्षेत्रफल की इकाई पूछ ले तो वर्ग इकाई होती है या फिर इकाई का वर्ग, मतलब हो सकता है वहां पर मीटर स्क्वायर लिखा हो
इस तरह से घात 2 देखना, क्षेत्रफल में घात 2 होता है और आयतन में घात 3 होता है। तो उसी घात 3 को हिंदी में लिखना हो तो कभी-कभी घन इकाई भी लिखा जाता है और वर्ग इकाई भी लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं, हो सकता है वहाँ पर पूछ ले कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, तो याद रखे रहेंगे आयत में 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, ये वाली बी वाली इस वाले के बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। वृत्त और गोला में कंफ्यूजन नहीं आना है। वृत्त कागज पर बनाया जा सकता है, गोला गोला मतलब गेंद की बात चल रही है, या फिर तुमने देखा होगा जो आ, पत्थर है, अगर वो पूरी तरह से गोल है तो वो भी गोला ही है। लोहे का देखा होगा गोला। बेलन बेलन याद रखिए टंकी के आकार का है तो वो बेलन है। शंकु बर्थडे पार्टी वाली टोपी जो होती है वो शंकु है। कोन नीचे वृत्ताकार रहेगा, नीचे गोलाकार रहेगा जिसमें सर सर रख देते हैं और ये इस तरह से कोन बना रहता है। अर्धवृत्त, इस वृत्त का अगर हमने यहाँ से आधा कर दिया ये हो जाता है अर्धवृत्त, और गोले को हमने अगर आधा कर दिया तो अर्धगोला। शंकु को हमने अगर यहाँ से कट कर दिया तो ये बनेगा, जो आकृति बनेगी ये शंकु का चिन्ह बनेगी। इस तरह से अभी तक की हमने 8 क्लासें ली हैं और 8 क्लासों का मैंने यहाँ पर रिवीजन क्लास रखा है, ताकि अगर लड़के लिख नहीं पा रहे हैं या लिख लिए हैं रिवीजन करना है तो मैंने शॉर्ट में रिवीजन करा दिया है, तो वो लोग वीडियो देख करके अपना पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। और वहाँ पर जीके जीएस वाले पार्ट में जो कमियां हैं बच्चों की, क्योंकि गणित थोड़ी बहुत बन जाएगी, एलसीएम एचसीएफ और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करूँ तो गणित में तुम लोगों को मेनली पढ़ना क्या क्या है। गणित में पढ़ लेना है शब्दों को अंकों में लिखना या अंकों को शब्दों में लिखना, इस तरह से अंकों का गुणा, योग, विभाजता के नियम याद होने चाहिए, या फिर एलसीएम एचसीएफ निकालते आना चाहिए, भिन्नों का योग बनना चाहिए, और तुल्य भिन्न आती है, तुम्हें याद रखना है तुल्य भिन्न भी बनना चाहिए। और तुल्य भिन्न के पास जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन इस तरह से बना था कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 5 दिन में कितने घंटे होते हैं। समझो ठीक से, कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। बोला था कि 5 दिन में कितने घंटे। अब निकाल लो 5 दिन में कितने घंटे, तो एक दिन का पता है हमें, एक दिन का होता है 24 घंटे, तो 5 से गुणा कर दो, 5 दिन का पूछा है तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 दिन बराबर हो जाएगा 24 गुणे 5, 24 पंचे हो जाएगा 120 घंटे। तो जो भी ऑप्शन में हो वहाँ कर देना। तो इस तरह से आपको निकालते आना चाहिए। जैसे वहाँ पर आया था कि दर्जन वाला आया था, तो दर्जन पता होना चाहिए कि एक दर्जन बराबर 12 नग होता है, 12 वस्तुएं होती हैं। अब जिसके बारे में दिया हो उसी से फिर गुणा करना होगा। भिन्नों का सरलतम रूप बनना चाहिए, और संख्या पद्धति जैसे सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरह का प्रश्न आ जाता है। लंबाई चौड़ाई दी है तो क्षेत्रफल निकालना है, औसत निकालते बनना चाहिए, अंकों को शब्दों में लिखते बनना चाहिए। और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग में जैसे तुम लोगों को इंग्लिश में जो ABCD होते हैं, अभी फिर बताऊंगा मैं अगली क्लास में जब भेजेंगे। ABCD होते हैं, उनके नंबर याद रखिए, P कितने नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे आता है, ये सारी चीज़ें पता होगी। राज्य और राजधानी कल मैं भेजूंगा, उसे याद कर लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे।
बाकी आज का रिवीजन क्लास है, कल से पुनः नई क्लास आने शुरू हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि मैं पहले मैं पढ़ने भेजूँगा 8 दिन तक और उसके बाद फिर मैं उन्हीं का रिवीजन करा दिया करूँगा।